I know, guys, a lot of you are finding problems in communicative English. There are no such videos and explanations of the chapters in communicative book. So don't worry, I am here. मैंने ना सारे चैप्टर्स की एक ही वन वीडियो में ये सारे चैप्टर्स कर दिए हैं और इसमें मैं सारे कम्युनिकेटिव के चैप्टर्स कवर कर लूँगी फिक्शन के। एंड जो पोएम की होगी वो नई वीडियो आ जाएगी एंड इस वीडियो के भी मैं शायद 2 पार्ट्स करूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1, द चैप्टर ऑफ वेरोना, मतलब ओके, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। लेट मी शो यू द इंडेक्स। इट्स फर्स्ट टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, सेकंड टू Paclitide's tiger, third is the letter, fourth is the shady plot, and sixth Patul Babu, seventh is next is virtually true. All the chapters will be covered, and as I am not a prior experienced teacher, I am of your community 10th grader, so I am just trying to help you guys during boards and in your classes. So I hope you will not judge, and if you want to second part, so please subscribe कर लेना। That's what is. I hope you have liked it. एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अपने अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर डिटेल में नहीं, बट हाँ चैप्टर की मेन स्टोरी बता दूंगी। सो आई होप यू लाइक इट। देखो, द चैप्टर इज़ बाय A.J. Cronin, राइटर्स नेम, एंड बेसिकली थीम ऑफ द चैप्टर, क्योंकि काफ़ी इस टाइम पे ना क्वेश्चंस में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे पूछ लेते हैं कि किस थीम पे बेस्ड है चैप्टर, तो इस वजह से मैं ये भी बता देती हूँ। ये स्टोरी बेसिकली इस बात पे है कि हम जो काम बिना किसी मतलब के करते हैं, सेल्फलेस एक्शंस जो करते हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं नोबिलिटी लाता है, हमारी ज़िंदगी में सुकून लाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है। जो नैरेटर है वो हमें बताना चाहता है, हमें एक होप देना चाहता है कि आगे के टाइम में लोग शायद सेल्फलेस हों और आगे का फ्यूचर लोगों का अच्छा हो। जब वो दो लोगों से मिलता है अपनी स्टोरी में, तो ये उन्हीं के बारे में बताता है, और वो जो दो लोग हैं जिनसे ये मिलता है उन्हें ये कहता है जेंटलमैन, क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे या फिर फिज़िकली अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा सुंदर ना होने के बावजूद भी बहुत नोबल मैन थे, और बहुत लाइक उन पे ना जो टाइटल होता है ना जेंटलमैन, सूटेबल था। इस चैप्टर का थीम इसेंशियली है लव, कमिटमेंट, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, हार्ड वर्क और यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ओके, लेट्स मूव टू समरी। मैं समरी बता देती हूँ इस चैप्टर में मेन है क्या। स्टोरी बेसिकली दो लड़कों के बारे में है। मेन कैरेक्टर्स दो लड़के हैं स्टोरी के, जो वेरोना सिटी में रहते हैं। पहले का नाम है निकोला, दूसरे का नाम है जैकोबो। दो भाई हैं ये। हमारा जो स्टोरी का नैरेटर है वो इन लोगों को सबसे पहले मिलता है जब वो लोग स्ट्रॉबेरीज बेच रहे होते हैं। ये लोग गाड़ी रोकते हैं और इन्हें दिखता है कि दो बच्चे स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग स्ट्रॉबेरीज। तो ये पूछता है कि आपने स्ट्रॉबेरी मतलब कितने की दे रहे हो, लाइक दैट। लेकिन जो नैरेटर का ड्राइवर होता है वो मना करता है कि तुम इनसे मत लो खरीदो स्ट्रॉबेरी, हम आगे जाके शहर में भी स्ट्रॉबेरी खरीद सकते हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ड्राइवर्स वार्निंग, अपने ड्राइवर की वार्निंग के बाद भी नैरेटर इन दोनों बच्चों के पास आता है और बच्चों से स्ट्रॉबेरी की सबसे बड़ी वाली बास्केट खरीद लेता है। फर्स्ट ऑफ दिस, इससे हमें ना कैरेक्टर जो है नैरेटर हमारा, उसके स्वभाव की, उसके ना पर्सनैलिटी की एक बात पता चलती है कि वो काफ़ी अच्छा इंसान है। अब इसके बाद ये लोग आगे चले जाते हैं स्ट्रॉबेरी खरीदने के बाद। अब जो सेकेंड सीन होता है स्टोरी का, अब नैरेटर इन लोगों से मिलता है जब ये लोग शाइनिंग शूज़, आई मीन शूज़ पॉलिश कर रहे होते हैं। नैरेटर इन लोगों को बैठा देखता है तो नैरेटर सोचता है कि ये लोग तो वही बच्चे हैं। नैरेटर पहचान जाता है कि जो स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे कल। तो नैरेटर इनके पास जाता है और इनसे पूछता है कि तुम्हारा एक्चुअल काम है क्या? कल तो तुम स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे, आज तुम यहाँ शू पॉलिश कर रहे हो। मैं थोड़ा समझा नहीं। तो फिर बच्चे ना कहते हैं कि हम अपनी एज के अकॉर्डिंग जो जो काम कर सकते हैं वो सारे काम हम करते हैं, जितना हम पे मैनेज हो पाता है। हम इस तरह के बहुत सारे वर्क करते हैं। हम स्ट्रॉबेरीज भी बेचते हैं, हम शू पॉलिश भी करते हैं, हम न्यूज़पेपर भी बेचते हैं। इसके अलावा हम एक टूर भी हैं। वन ऑफ देयर कामों में से, मतलब फ्रॉम वन ऑफ देयर वर्क, वो लोग एक टूरिस्ट भी थे। मतलब जो टूरिस्ट आते थे वेरोना सिटी को घूमने, उन लोगों को वो घुमाते भी थे, टूर भी देते थे। तो जो नैरेटर होता है वो इन लोगों से कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं भी यहाँ जब तक रहूँगा तो अगर मुझे कोई भी ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे पूछ लूँगा और तुम मेरे को इस सिटी का टूर करा देना। तो वो दोनों भाई मान जाते हैं। दैट्स अ गुड थिंग। अब इसके बाद होता क्या है, एक दिन नैरेटर इन लोगों को बैठा हुआ देखता है एक डेजर्टेड विंडी स्क्वायर में, अराउंड आधी रात के समय, लाइक नियरली मिडनाइट।
और वो ना सरप्राइज़ हो जाता है कि वो इतनी देर तक काम करते हैं, इतने लॉन्ग आवर्स वर्क करते हैं। उसके बाद ना नैरेटर मतलब क्यूरियस हो जाता है, वो ना ये सोचता है कि ये लोग इतना वर्क करते ही क्यों हैं? ऑब्वियसली जब कोई इतना काम करोगे तो हमारे दिमाग में आता है कि कोई वो लोग इतना काम क्यों कर रहे हैं? तो वो उनसे पूछता है कि तुम लोग तुम्हारा इतना सारे वर्क करने का, डिफरेंट-डिफरेंट काम करने का क्या रीज़न है? इतनी छोटी-सी एज पे तुम इतने सारे काम क्यों करते हो? मेबी तुम तो बहुत पैसा कमाते होगे इससे। निकोला जो बड़ा भाई होता है वो कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद राइटर नैरेटर अपनी तरफ से ही बोलता है कि शायद तुम्हें अमेरिका घूमने जाना है, इस वजह से तुम इतने पैसे बचा रहे हो। तब भी निकोला कुछ नहीं बोलता, वो कहता है हाँ बट वी हैव डिफरेंट प्लान्स, मतलब अभी हमारे दूसरे प्लान्स हैं। तो नैरेटर भी सामने से फ़ोर्स नहीं करता बताने को। निकोला जो बच्चा है वो काफ़ी सिंसियर और ना मैच्योर बच्चा है, तो वो बताना नहीं चाहता अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स और लाइक दैट। तो उसने वहाँ पे बात टाल दी। अब नेक्स्ट सीन में होता क्या है, ये जो बच्चों का ना इनोसेंट और मैच्योर सा बिहेवियर होता है नैरेटर को उनसे बहुत अट्रैक्टेड फील कराता है। और जब तक जो नैरेटर है वो वेरोना में होता है ना, वो कांस्टेंट टच में रहता है उन बच्चों के साथ। अब जो टाइम आ जाता है कि नैरेटर के जाने का, इट्स टाइम टू लीव, तब वो अपने नहीं मतलब आई मीन उन बच्चों से कहता है कि अगर वो उनके लिए कुछ कर सकता हो तो, मतलब उनके लिए कोई फ़ेवर या समथिंग, कोई वर्क वो चाहते हो तो नैरेटर उनके लिए करना चाहता था अपनी तरफ से। तो जो छोटा भाई जक्कुपी होता है वो कहता है सामने से कि यहीं पास का एक गाँव है, पास में टाउन ऑफ पोलेटा। क्या तुम हमें उसे छो वहाँ पे तुम हमें ड्रॉप कर दोगे जाने से पहले इसी संडे को? क्योंकि वो वहाँ पे हर संडे जाते हैं, ऐसा जैकोपो कहता है। लेकिन जब जैकोपो ये बात कह देता है ना कि एक्साइटमेंट में कि हाँ, हाँ, आप ये कर दो, तो निकोला उसे चुप कराता है कि जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं तो मम्मा कराती है ना कि आँखें दिखा देते हैं, वैसे ही निकोला जो होता है वो उसे आगे दिखाता है कि नहीं, नहीं, नहीं आप रहने दें। फिर निकोला काफ़ी कहता है कि नहीं आप रहने दें, कोई बात नहीं। बट नैरेटर उन्हें फ़ोर्स करता है कि नहीं, नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन संडे को मेरा ड्राइवर ऑफ रहता है, तो फिर मैं तुम्हें खुद कार से ड्रॉप कराऊँगा। तो फिर ठीक है, बाद में निकोला जैकोबी भी मान जाते हैं, अब इतना कोई प्यार से कह रहा है तो ऑब्वियसली मना तो नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब होता क्या है, ये लोग संडे को जाते हैं इनके नैरेटर के साथ, और उसके बाद जब ये लोग जाते हैं तो नैरेटर थोड़ा सरप्राइज़ हो जाता है जब ये लोग इन्हें रोकते हैं एक बहुत सुंदर से विला के सामने गाड़ी को रोकने को कहते हैं। ये जो दोनों बच्चे हैं नैरेटर से कहते हैं कि आप यहाँ थोड़ी देर हमारा वेट करें, हम अभी कुछ टाइम में आ जाएँगे, हाफ एन आवर और 1 आवर में। तो नैरेटर कहता है अच्छा ठीक है। फिर ये लोग बच्चे उतर जाते हैं और आगे उस विला में अंदर चले जाते हैं। उसके बाद जो नैरेटर है वो सोचता है कि क्या है, फिर उसके बाद नैरेटर क्या है उस विला में अंदर जाता है उन बॉयज़ के पीछे-पीछे। उसके बाद वहाँ उसे नर्स से पता चलता है, वहाँ एक लड़की लेडी थी जिससे उसे पता चलता है कि ये तो एक हॉस्पिटल है। तब जो नैरेटर को एक बात पता चलती है वो ये होती है उस नर्स से, आप इन दोनों बच्चों निकोला और जैकोबो को जानती हैं? तो नर्स कहती है कि हाँ, इन्हें तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या आप इन्हें जानते हैं? तो वो नैरेटर बताता है कि हाँ, मैं भी इन्हें जानता हूँ। तो फिर जो नैरेटर कहता है कि अच्छा, तो ये बच्चे यहाँ आते हैं तो क्या मैं इसका रीज़न जान सकता हूँ? तब नर्स सामने से बताती है कि हाँ, ये बच्चे हर संडे को अपनी बहन से मिलने आते हैं। इनकी बहन का नाम है ल्यूशिया, जो भी ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रही है। और ये लोग हर महीने पे जो पेमेंट होती है, हॉस्पिटल का जो बिल होता है, पेमेंट डे से 1-2 दिन पहले ही जमा करवा देते हैं। हम लोग खुद सोच में पड़ जाते हैं कि ये इतने-इतने से बच्चे कैसे मतलब ये कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि ये सच में बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और अपनी बहन के लिए ये लोग बिल तैयार करवा देते हैं, पैसों को इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद नर्स इन्हें इसकी इनकी पास्ट कहानी बताती है, मतलब कि ये इन लोगों ने अपने फादर को एक वॉर में खो दिया। इनके जो फादर थे वो एक ग्रेट सिंगर थे और उसके बाद वॉर में इन लोगों ने अपना घर वगैरह भी खो दिया। लेकिन वॉर के बाद जब इन लोगों को पता चलता है कि इनकी जो बहन है उसे ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन है, तो ये लोग अपनी बहन को बहुत जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। तब से इसका ध्यान रख रहे हैं अपनी बहन का, और ये हॉस्पिटल्स के बिल्स को पे करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद नर्स नैरेटर से पूछती है कि क्या आप इनकी बहन से नहीं मिलना चाहेंगे? तो नैरेटर मना कर देता है कि नहीं, नहीं, मैं उनकी प्राइवेसी में इंटरप्ट नहीं करना चाहता। और एक बहुत ही हेवी हार्ट के साथ वो वापस जाता है, सोचते हुए काफ़ी गहरी सोच में, जब इतनी बात पता चल जाती है तो ऑब्वियसली। और वो ना इम्प्रेस हो जाता है इन लोगों का अपनी बहन के टुवार्ड्स डिवोशन देख के, एक स्पिरिट देख के कि अपनी बहन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और अभी तक ये लोग ना लाइक टूट जाते हैं इंसान, काफ़ी परेशान हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, पर ये बच्चे बहुत मैच्योरली सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। और उसके बाद वो बच्चे भी 1 घंटे बाद गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। ना नैरेटर कुछ बोलता है, ना बच्चे कुछ बोलते हैं, एंड द स्टोरी एंड्स हियर। अब स्टोरी में बेसिकली ना बच्चों की मैच्योरिटी दिखाई गई है।
ये ऑल द स्टोरी थी कि बच्चे अपनी बहन के लिए कितना हार्ड वर्क करते हैं, तो ऑल दैट आई होप समझ आया होगा। आई नो आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड, सो मैंने पहले ही बताया। कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, मिसेस पेक्लेटाइट्स टाइगर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा हंसी मजाक वाला और इलॉजिकल चैप्टर है, खैर बट हाँ मजा आएगा, मतलब ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में ना 3 कैरेक्टर्स हैं, पेक्लेटाइड, लुइसा मेबिन एंड लूना बिम्बर्टन। अब एक एक करके बात करते हैं। पेक्लेटाइड ये वो लेडी है जो इस चैप्टर में ना मेन रोल प्ले करने वाली है, और इस चैप्टर में इनको ना एक अटेंशन ग्रैबर टाइप की लेडी पोर्ट्रे किया गया है जो अपनी फेम चाहती हैं। उसके अलावा इनके ही अपोजिट में जैसे एक लेडी होती है, तो अपोजिट में ये भी होता है कि किसे वो जेलस करना चाहती है। तो दूसरी लेडी है लूना बिम्बर्टन जिसको पेक्लेटाइड अभी नीचे दिखाना चाहती है, और तीसरी लेडी है लुइसा मेबिन जो इनकी पेड कंपेनियन बनेंगे। बेसिकली हम स्टोरी जानते हैं क्या। स्टोरी में ना स्टोरी शुरू होती है, ये एक इंडिया के किसी गाँव की स्टोरी है, और ये ब्रिटिश टाइम की स्टोरी है, काफ़ी पुरानी स्टोरी है। इसमें मिसेस पेक्लेटाइड को एक वेन, जीलस और सेल्फिश वूमेन की तरह पोर्ट्रे किया गया है। अब ये जो पेक्लेटाइड है ना, इनका लाइफ में मतलब एक ही एम था कि ना मैं सबके आँखों में मतलब सोशल लैडर पे सबसे आगे रहूँ। मतलब न्यूज़ पे, मीडिया पे हमेशा हर तरफ मेरी खबरें चलते रहें। कुछ लोग होते हैं ना जो चाहते हैं कि हमेशा मैं न्यूज़ पे रहूँ, सब लोग मेरे बारे में सुनें, कहें, जानें, मेरी तारीफ़ें करें, लाइक दैट ऑफ अटेंशन काइंड ऑफ पीपल, यू नो, इफ़ यू नो। तो ये उन्हीं में से एक थी, ये हमेशा अपनी फेम चाहती थी, ये चाहती थी कि मैं हूँ बस, वो और कोई ना बन पाए, लाइक दैट, ओके। अब जब एक लेडी ये थी तो एक और लेडी थी लूना बिम्बर्टन। अब उन्होंने किया क्या था, वो मतलब काइंड ऑफ इनकी राइवल थी। अभी लाइक ये ब्रिटिशर्स टाइम की स्टोरी है, तो काफ़ी पुरानी स्टोरी है। तो उस टाइम पे लूना बिम्बर्टन ने 11 माइल्स एयर स्पेस में कवर करे थे, मतलब एरोप्लेन से वो 11 माइल्स तक ट्रैवल करा था उन्होंने बाय एन अल्जीरियन एविएटर। तो ये ना उस टाइम में बहुत बड़ी बात थी कि मतलब तुम 11 माइल्स घूम कर आए हो, दैट ऑफ लाइक दैट। और एज जब वो इतना करके आई थी, तो एज अ रिजल्ट लूना विम्बल्टन बहुत फेमस हो जाती है। मतलब काइंड ऑफ मीडिया पे फिर वही चल रही थी ना कि वो एक लेडी है जो 11 माइल्स ट्रैवल करके आई है। मैगजीन, न्यूज़पेपर, मीडिया, खैर मीडिया तो इतना था ही नहीं उस टाइम पे, बट जो भी चीज़ें थी उसमें लूना विम्बल्टन मतलब प्रिंट हो रही थी। तो सब लोग लूना विम्बल्टन को देख रहे थे, उनके बारे में बातें कर रहे थे। अब इस बात से हमारी जेलस होती है हमारी प्यारी मिसेस पेक्लेटाइड। उन्हें बड़ा ही बुरा लग रहा था अंदर ही अंदर कि अरे यार वो इतना करके आई, मेरे को तो अब कोई जान ही नहीं रहा। होता है भाई, कुछ लोगों में होता है कि वो मेरे से आगे ना बढ़ जाए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, खैर। हाँ, लेकिन अब होता क्या है, मिसेस पेक्लेटाइड डिसाइड करते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूँगी जो मीडिया में हर तरफ मैं हूँ। पेक्लेटाइड को मैं ना अपने से नीचे दिखाऊँ, अपने से नीचे दिखा सकूँ, और मैं खुद फेम पा सकूँ, इसलिए मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करती हूँ। तो अब उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो सोचा था वो था एक टाइगर को शूट करना। उन्होंने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया था कि मैं एक टाइगर को शूट करूँगी, और टाइगर को शूट होने के बाद उसकी स्किन से एक ब्रूच बनवाऊँगी जो मैं लूना बिम्बर्टन को गिफ्ट करूँगी, और एक पार्टी रखूँगी, और उस पार्टी पे लूना बिम्बर्टन को भी इनवाइट करूँगी। तो इससे मेरी फेम भी बन जाएगी, और मैं लूना बिम्बर्टन को ना नीचा भी दिखा दूँगी। अब एज़ उस टाइम पे ना काफ़ी पैसे वाली लेडी थी हमारी पेक्लेटाइड, तो वो पैसों से मतलब ये सारी चीज़ें कर सकती थी। तो अब उन्होंने प्लान क्या किया, अब उसे मतलब जो प्लान उन्होंने किया था उसे वो करेंगे कैसे? तो उन्होंने ना सब कुछ शेड्यूल किया। उन्होंने मैगज़ीन में ये डलवा दिया कि वो टाइगर शूट करना चाहती हैं, लेकिन उस टाइगर को शूट करने में ज़्यादा रिस्क ना हो, ऐसा टाइगर। अब वहाँ पे पास में गाँव वगैरह थे, तो गाँव में कुछ लोगों ने, एक गाँव के विलेजर्स ने उस मीडिया पे मतलब मैगज़ीन पे छपे हुए इसको देखा, और उन्होंने पेक्लेटाइड से बताया कि हमारे पास के ही जंगल में एक टाइगर है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, आप उसे शूट कर सकती हैं। अब सब कुछ प्लान हो गया। अब एक्चुअली उस टाइगर को पेक्लेटाइड शूट करने वाले थे, और उस टाइगर को लिटरली शूट करने के लिए उन्होंने 1000 रुपये दिए थे विलेजर्स को। उन्होंने विलेजर्स से कहा था जब तक मैं टाइगर को शूट नहीं करती थी आपको मेरी हेल्प करवानी है एंड ऑल दैट, तो इसमें आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपको 1000 रुपीज़ पे करूँगी, ठीक है। अब 1000 रुपये उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी, तो इस वजह से जो विलेजर्स थे ना, उन्होंने मतलब सारी मतलब अच्छे से तैयारियां करी। उन्होंने क्या करा, रास्ते से जो लेडीज़ जाती थी गाना गाते हुए जंगल से, उन्होंने मना कर दिया कि तुम गाना गाते हुए नहीं जाओगी, क्या पता उससे टाइगर की नींद खराब हो जाए और वो सोकर उठ जाए और वो जंगल को छोड़कर चला जाए। उन्होंने सारा ध्यान रखा कि टाइगर जो है वो जंगल से ना जाए। उन्होंने सस्ती सस्ती बकरियाँ जंगल में भिजवाई, जिससे कि टाइगर को ज़्यादा कहीं घूमना ना पड़े, और टाइगर जंगल छोड़ के ना चला जाए भूख के मारे। उसे सब कुछ मतलब प्रोवाइड करने लगे।
टाइगर की ना ऐसे खातिरदारी करी जा रही थी, मतलब उसको मारने से पहले उसको किसी चीज़ का कष्ट ना हो जिससे वो जंगल से चले जाए, इस तरह से उसकी मेहमान नवाजी की जा रही थी। मतलब हर चीज़ का ध्यान रखा गया। और रात में ना औरतें अपने बच्चों को गांव के आसपास बॉर्डर्स पे भेज देती थी देखने के लिए कहीं टाइगर वहां से ना चला जाए। तो तुम देख रहे हो कितने सेल्फिश टाइप के लोग थे भाई। लूना बिम्बटर पैक्लेटाइट सब एक से एक बढ़ के महान, ठीक है, बट कोई बात नहीं। अब फाइनली वो डे आता है जिसपे पैक्लेटाइट टाइगर को शूट करने वाली है। तो ऊपर सब कुछ मतलब पैक्लेटाइड के ना बैठने के लिए और किस तरह से शूट करना है सब कुछ एकदम प्री प्लान्ड था। एक बकरी को नीचे लाके एक गोट को नीचे बांध दिया गया, ये सोच के कि वहाँ टाइगर उसे खाने आएगा, तब पैक्लेटाइड शूट करेंगे ऊपर पेड़ पे इस एंगल से, मतलब सब कुछ डिज़ाइन करके सोच समझ के कि यहाँ से शूट करने में ज़्यादा खतरा ना हो। एक प्लेटफॉर्म बनाया गया पेड़ के ऊपर जिससे पैक्लेटाइड शूट करने वाली है। अब पैक्लेटाइड अकेली नहीं आई, वो आई थी तीसरी लेडी जिसका नाम मैंने बताया था, लुइसा मेबन के साथ। लुइसा एक पेड कंपेनियन थी, मतलब उसे पैसे देके वो साथ में लाई थी, मतलब अकेले तो चल ही नहीं जाएंगी कहीं भी, एक साथ में होना चाहिए ना। लेकिन लुइसा को ना एक बड़ी कंजूस टाइप की, एक सेल्फिश ऐसी वुमेन दिखाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा ही कंजूस है भाई, पैसे तो खर्च कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो अब होता क्या है, वहाँ पे टाइगर आता है और टाइगर आके लेट जाता है, मतलब और जैसे इनका प्लानिंग थी टाइगर आता है लेकिन टाइगर गोट को टच नहीं करता, वो वहाँ लेट जाता है। तो लुइसा जो होती है वो पैक्लेटाइड से कहती है कि हमने ना इस टाइगर के ना हमने इस गोट के पैसे दिए हैं, अगर टाइगर ने इस गोट को छुआ नहीं तो हम गोट के पैसे नहीं देंगे इन लोगों को। उसके बाद फिर लुइसा दोबारा कहती है कि क्या कहते हैं, ये कितना डेंजरस काम है एक टाइगर को शूट करना है। तो पैक्लेटाइड कहती है इतना भी कोई डेंजरस नहीं है, वो टाइगर बिल्कुल डेंजरस नहीं है, वो बीमार है, ठीक है। तो लुइसा ना पता है क्या दिखाना चाहती है, वो दिखाना चाहती है कि मैं आपके लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हूँ, मतलब वो ना खुद को बड़ा ही दिखाना चाहती है कि आपके लिए मैं ये कर रही हूँ, तबकि है वो पेड कंपेनियन, उसे पैसे दे के खरीदा गया है, ठीक है। बट फिर भी वो अपने को पोर्ट्रे कर रही है कि मैं इतना डेंजरस काम कर रही हूँ, आपके साथ आई हूँ, टाइगर कुछ भी कर सकता है। तो लाइक दैट शी वॉज लाइक दैट। उसके बाद लुइसा दोबारा कहती है कि आपको इतना बीमार टाइगर है तो आपको ये सस्ते में भी मिल सकता था, आपने तो 1000 रुपये गलत पे कर दिए इसके लिए बहुत सारी। पर ना क्या करती है, पैक्लेटाइड उसे इग्नोर कर देती है और उसी बीच आती है हमारे टाइगर को शूट करने की आवाज़। वाह, मतलब टाइगर मर गया काइंड ऑफ दैट सिचुएशन ये होती है। फिर सारे विलेजर्स आते हैं, सब खुशी मनाते हैं। पैक्लेटाइड मन मन में खुश हो रही थी, वाह मैंने तो टाइगर को मार दिया, अब कितना अच्छा लगेगा, अब मेरे को फेम वगैरह मिलेगी, मैंने जो सब सोचा था वही होगा। बट एक्चुअली ना जो लुइसा मेबन थी वो बड़ी ही तेज़ तर्रार बंदी थी, उसने एकदम ध्यान से वो देख रही थी सारी सिचुएशन को। वो नोटिस करती है कि टाइगर को तो शॉट गन से लगी ही नहीं, टाइगर को तो उसने मारा ही नहीं, एक्चुअली जो गन की गोली थी ना वो लगी थी बकरी को, उस गोट को। तो फिर वो कहती है, मतलब पैक्लेटाइड को बताती है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब देखो कितनी इलॉजिकल बात है, जो टाइगर मरा है ना वो एक हार्ट अटैक से मरा है, क्योंकि उन्होंने गन शॉट करी, गोट मर गई, तो इस वजह से जो आवाज़ आई उससे हमारा टाइगर मर गया। खैर कोई बात नहीं, अब तो टाइगर मर गया, मिठाई बांटो। हाँ, तो अब आगे होता क्या है कि सारे लोग, मतलब उन सबको पैसे चाहिए थे भाई, सब यहाँ पे पैसे का खेल चल रहा है, तो देखो तुम पावर ऑफ मनी देखो, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली ये सब लोग ना मान जाते हैं कि ठीक है हम ये सबको बताएंगे कि आपने टाइगर को किल करा है, यहाँ बात को ये लोग दबा देते हैं। और फिर जैसा प्लान करा था मतलब पैक्लेटाइड ने, वही होता है। हर तरफ उनको फेम मिल रही होती है, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में उनका नाम आता है कि एक लेडी है पैक्लेटाइड, उन्होंने टाइगर को मार दिया एंड लाइक दैट। लूना बिम्बर्टन एक हफ्ते तक न्यूज़पेपर और मैगजीन खरीदती नहीं है, क्योंकि उन्हें रिपीटेड पे एक ही न्यूज़ ना देखनी पड़े इसलिए। अब एज प्लान्ड पैक्लेटाइड लूना बिम्बर्टन को एक ब्रूच गिफ्ट करती है, और थैंक यू में बिना मन से लूना बिम्बर्टन को एक लेटर लिख के भेजना पड़ता है इन्हें। अब जैसा इन्होंने सोचा था पैक्लेटाइड ने, वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन फैक्ट की बात है कि लूना बिम्बर्टन मना कर देती है, वो कह देती है मुझे कुछ काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। तो चलो ये सब हो गया, ये पूरी कहानी खत्म। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ रह गई। अब होता क्या है, कुछ दिनों बाद लुइसा मेबन आती है हमारी पैक्लेटाइड के घर पे। वो पैक्लेटाइड से आके कहती है कि क्या हुआ अगर सबको सच पता चल जाए। फिर पैक्लेटाइड कहती है कौन सा सच, मतलब क्या चल रहा है, ठीक है। वो ना आके ब्लैकमेल करती है कि अगर मैं सबको ये बता दूंगी तो आपकी कितनी इंसल्ट होगी, है ना, लाइक तुम समझ रहे हो ना वो क्या कहना चाहती हैं। तो पैक्लेटाइड कहती है तुम क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। तो लुइसा मेबन कहती है मैं कुछ भी नहीं ज़्यादा चाहती, बस हमारे ना पास में ही, मतलब मेरे घर से पास में ही एक कॉटेज है, कॉटेज मतलब एक घर है, वो आप मेरे को, वो सिर्फ 680 रुपीज़ का है। 680 रुपीज़ उस टाइम में बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट होती थी। तो मतलब तुम खुद देखो ना, 680 में पूरा घर आ रहा है, तो बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। वो आगे कहते हैं कि आप मेरे को बस वो कॉटेज दिलवा दें, क्योंकि ना मतलब मैंने आपके साथ इतनी हेल्प कराई, एंड अगर आप नहीं दिलवाएंगे तो मैं सबको बता दूंगी सच। तो फिर जो पैक्लेटाइड होती है वो कहती है तुम्हारी बात कोई भी नहीं मानेगा, जाओ बता दो। तो फिर जो
लुइसा होती है, वो कहती है कोई माने और चाहे ना माने, लूना बिम्बर्टन तो मानेंगी। तो पेक्लेटाइड को फिर बड़े ही हार्ड अपने दिल को पत्थर करके उसे वो घर खरीदवाना पड़ता है। एंड लुइसा के मज़े तो भाई इस कहानी में ना लुइसा मेबिन के हुए हैं, मज़े ही मज़े है। लुइसा मेबिन के लिए वो घर परचेज करवा देती हैं पेक्लेटाइड। उसके बाद फिर लुइसा जो होती है ना, वो उस घर के गार्डन में टाइगर के मतलब ना टाइगर फ्लावर्स कुछ होते हैं, आई डोंट नो क्या होते हैं बट होते हैं कुछ, ठीक है। टाइगर फ्लावर्स बहुत सारे प्लांट करती है, जिससे उन्हें ये याद रहे कि एक टाइगर की वजह से उन्हें इतना सुंदर घर मिल गया। उसके बाद ना अपने मन में ही पेक्लेटाइड पछतावा कर रही होती है कि मेरा इतना नुकसान हो गया सिर्फ कुछ फेम के चक्कर में, जो एज सच बहुत कुछ हुआ भी नहीं, लूना तो वैसे भी नहीं आई थी। तो लास्ट में चैप्टर यही कंक्लूड करता है कि किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में आप बहुत सारी गलतियां कर देते हैं एंड बहुत सारी आप गलत तरीके से खुद को गलत सिचुएशंस में फंसा देते हैं। चैप्टर का बेसिकली थीम स्टार्टिंग में बताते हैं बट मैं लास्ट में बता रही हूँ जिससे कि ना तुम्हें समझ आए। आयरॉनिकली इस चैप्टर में फेम को एक्वायर करने के चक्कर में पेक्लेटाइड ना एक घेरे में फंस जाती हैं अपनी ही फूलिशनेस की वजह से। मतलब उन्हें काफ़ी पे करना पड़ता है, और वो मतलब पे करना पड़ता है तो ऑब्वियसली पैसा बहुत था उनके पास, बट ये नहीं ना कि वो अपने पैसे सब पे बर्बाद कर दें। तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें मतलब फेस करनी पड़ती हैं। तो दैट वाज द होल चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। अब मैं ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन तो कर नहीं सकती, एज सच मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बट आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर पे। देखो अब नेक्स्ट चैप्टर है द लेटर बाय धूमकेतु। ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, मतलब काफ़ी जेन्युइन इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार। इमोशनल चैप्टर है, काइंड ऑफ रियलिटी से मतलब रिलेटेड। तो इसे अच्छे से सुनना। अब इसमें ना इस चैप्टर में ना शुरुआत होती है, मतलब बेसिकली एक सीन बताया जाता है कि सुबह सुबह की बात है, मतलब इतनी सुबह की कि 3-4 बज रहे होते हैं ना उस टाइम। अभी सनराइज़ हुआ नहीं होता है, सनराइज़ होने वाला है, होने वाला होता है। एंड लोग काम कर रहे होते हैं, थोड़े थोड़े काम की आवाज़ आती है, हल्की हल्की हवाएं चल रही होती है, अंधेरा होता है अभी। उस टाइम पे एक जो बूढ़ा आदमी है, एक ओल्ड मैन निक जा रहा होता है, और वो ओल्ड मैन ही एक्चुअली इस कहानी का ना मेन कैरेक्टर है। वो ओल्ड मैन धीरे धीरे जाता है इतनी सुबह सुबह, और वो एक जगह आके रुकता है और मुस्कुराता है। एंड वो जो जगह जहाँ पे जाके वो मुस्कुराता है वो होता है पोस्ट ऑफिस। अब वो पोस्ट ऑफिस में अंदर जाके बैठता है और शांति से वहाँ पे बैठकर वेट करता है एक लेटर का। अब जो कुछ टाइम बाद वहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो आते हैं, और फिर लेटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाता है। फिर वो एक-एक करके मतलब नाम लेते हैं, जो नाम क्लर्क नाम लेता है कि इसका लेटर, लाइक जैसे पुलिस कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, ऐसे करके वो काफ़ी सारे नाम लेता है। फिर एकदम से वो जो होता है क्लर्क जो लेटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है पोस्ट मास्टर के साथ, वो नाम लेता है कि कोच अली। तो अली उठता है और अली एकदम से बहुत खुश होके जाता है कि आपने मेरा नाम लिया। तो उसके बाद वो इग्नोर कर देता है और वो कहता है कि नहीं तो, हमने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया। फिर मतलब काइंड ऑफ उसका मज़ाक बनाने के लिए सिर्फ़ अली वापस पीछे जाके बैठ जाता है अपनी सीट पे। अपना फ्लैशबैक दिया गया है स्टोरी में। जो अली है वो एक हंटर था, मतलब देखो सेकंड स्टोरी में भी हंटिंग हुई, इसमें भी हंटिंग आ गई, बट कोई बात नहीं। अली एक ना हंटर था, और वो एक इतना शातिर हंटर था मतलब कि अगर कोई कहीं पे छुपा भी हो ना जंगल में कोई भी एनिमल, तो उस एनिमल को भी ना अली शूट कर देता था। मतलब इतना तेज़, इतनी आँखें तेज़ थी उसकी, चील सी निगाहें। और वो बहुत अच्छा शूटर था। दिन में 1 हंट तो करके आता ही था, एक जानवर को मार के आता था। अब हुआ क्या, उसकी इकलौती बेटी अली की, उसकी शादी हो गई। उसका नाम है मरियम, मतलब उसकी शादी हो गई। उसके बाद शादी के बाद वो पंजाब चली गई। अब जब उसकी बेटी की शादी हो गई, उसकी बेटी के गम में, सेपरेशन में, मतलब ऑब्वियसली इकलौती बेटी थी उसकी, तो उसे काफ़ी बुरा लगा। तो वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठता है और बहुत रोता है उस दिन। तब उसे ना रियलाइज़ होता है कि मैं ये जो एनिमल्स हैं इनके भी तो फैमिली में से ही किसी को मार देता हूँ पर डे। तो अली को काफ़ी रियलाइज़ होता है। फिर उसके बाद उसने हंटिंग छोड़ दी। उसके बाद उस दिन से आज तक उसने हंटिंग नहीं करी। लेकिन अब आगे होता क्या है, अली पिछले 5 साल से रोज़ पोस्ट ऑफिस आ रहा होता है अपनी बेटी के लेटर के इंतज़ार में। तो यार सच में लाइक फादर्स लव इज़, मैं स्पीचलेस हूँ इस बारे में। बट बैक टू स्टोरी। अली रोज़ पोस्ट ऑफिस में आता है। ये जो रूटीन है अली का पोस्ट ऑफिस में आने का, ये चलता रहता है। मतलब अली पर डे आता है, ये लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि इसका कोच अली का नाम लेते हैं। अली आता है खुश होके, फिर ये लोग कहते हैं कि देखो ये तो कैसा पागल आदमी है, मतलब इसे खूब परेशान करते हैं पर डे, क्योंकि इसका कोई लेटर तो आ नहीं रहा होता है, तो सब इसे परेशान कर रहे होते हैं अच्छे से। फिर एक दिन अली नहीं आता है। फिर जिस दिन अली नहीं आता तो उस दिन सब शॉक हो जाते हैं कि आज अली कैसे नहीं आया। जब कोई इंसान 5 साल से कॉन्टिन्यूस पर डे बिना किसी
छुट्टी के मतलब ऐसे नहीं आएगा, तो लगता है कि आज ये क्यों नहीं आया? तो सब लोग बताते हैं कि अरे वो तो पागल है, उसका कोई लेटर भी नहीं आता। फिर मतलब ना जो टॉपिक उठता है ना डिस्कशन का, वो उठ जाता है पागल। कोई बताता है कि मैं एक ऐसे पागल को जानता हूँ जो पत्थर तोड़ता रहता है, मैं एक ऐसे पागल को जानता हूँ जो खुद को मार के फिर खुद ही रोता रहता है। मतलब वो ना 1-2 कुछ ऐसे लोग बताते हैं कि मैं एक ऐसे पागल को जानता हूँ। तो तुम समझ रहे हो क्या टॉपिक चल रहा था? खैर इंटरेस्टिंग। तुम पागल नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ ना चैप्टर। हाँ, तो उसके बाद काफ़ी टाइम बाद अब होता क्या है, अली एक बार दोबारा आता है और उस टाइम ना वो साँस भी अच्छे से नहीं ले पा रहा होता है। ही वाज़ नॉट एबल टू ब्रीथ। मतलब इससे साफ पता चलता है कि ही वाज़ नियर टू हिज़ डेथ। और अली कैसे न कैसे करके पोस्ट मास्टर के पास जाता है और उससे कहता है क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है? तो पोस्ट मास्टर मास्टर बहुत ही गुस्से से उस पे चिल्लाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हारा लेटर आया होगा तो हम उसे रख थोड़ी लेंगे, हम उसे फाड़ के थोड़ी फेंक देंगे, ऑब्वियसली तुम्हें देंगे, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम हर दूसरे दिन चले आते हो, तुम्हारे मतलब वो पोस्ट मास्टर बहुत सुनाता है अली को, लिटरली अली की आँखों से आँसू आने लगते हैं इतना। फिर पोस्ट मास्टर के पास से जब अली लौट कर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में क्लर्क मिलता है, उस क्लर्क का नाम है लक्ष्मी दास। लक्ष्मी दास जब उसे मिलता है तो ऑब्वियसली जब अली रोज़ आता था तो क्लर्क जानता था, तो क्लर्क रोकता है और पूछता है कि क्या हो गया? तो अली अपनी एक बॉक्स निकालता है अपने पास से और उस बॉक्स में होते हैं 5 सोने के सिक्के, 5 गोल्ड कॉइन्स। अली उस लक्ष्मी दास को देता है और कहता है कि अब देखो इनका मुझे कोई काम नहीं है, इसे तुम रख लो, लेकिन इसके बदले मेरा एक काम कर देना। अब जो लक्ष्मी दास हो जाता है ऑब्वियसली वो इतने गोल्ड कॉइन्स को देख के खुश हो जाता है और वो पूछता है कि क्या काम करना है? तो अली कहता है कि जब भी मेरी बेटी मरियम का लेटर आए तो उस लेटर को मेरे पास तक पहुँचा देना। तो लक्ष्मीदास कहता है कि अच्छा ठीक है मैं पहुँचा दूँगा, आप मुझे बताएँ कहाँ? तो अली कहता है कि मेरी ग्रेव पे। तो फिर लक्ष्मीदास थोड़ा शॉक होके कहता है कि मतलब मैं समझा नहीं। तो फिर अली उसे समझाता है कि ऑलमोस्ट माई लाइफ हैज़ केम टू एन एंड, मैं जितना कह रहा हूँ प्लीज़ इतना कर देना। फिर लक्ष्मीदास खुशी में मतलब उसे ऑब्वियसली कॉइन्स मिल रहे हैं इतने से काम के लिए, तो वो खुश हो जाता है, वो कहता है ठीक है, फिर अली वहाँ से चला जाता है। फिर काफ़ी टाइम तक अली वहाँ पे दोबारा नहीं आता। अब आगे स्टोरी में होता क्या है, एक दिन पोस्ट मास्टर जिस पोस्ट मास्टर ने अली को सुनाया था वो बहुत हड़बड़ाहट में होता है, वो सारे लेटर्स चेक कर रहा होता है कि ये वाला लेटर दो, ये वाला मतलब वो एकदम ना बहुत ही अच्छे से लेटर को ढूँढ रहा होता है, वो किसी लेटर का वेट कर रहा होता है। तो वो जो होता क्या है, पोस्ट मास्टर की जो बेटी है वो दूसरे सिटी में है और वो बहुत बीमार है। तो पोस्ट मास्टर अपनी बेटी के लेटर का वेट कर रहा होता है। तो उसके बाद जब वो उन लेटर्स को चेक कर रहा था, उनमें से एक लेटर मिलता है उसे कोच अली नाम से। वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे याद आ जाता है, फिर वो ना थोड़ा शॉक होता है, उसे देखता है, उसके बाद उसे समझ आता है कि अच्छा ये तो अली का लेटर है। फिर जब उसपे वो मरियम का नाम देखता है तब एकदम से वो बैठता है, उसे रियलाइज़ेशन होता है कि मतलब मुझे तो अभी 1 दिन हुआ है बस मतलब अपनी बेटी के लेटर का वेट करते हुए इतने पेशेंस से। लेकिन अली तो पिछले 5 सालों से अपनी बेटी का लेटर का वेट कर रहा है। उसमें इतना पेशेंस था एंड उसे एकदम से रियलाइज़ हो जाता है, सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं क्योंकि जो सेपरेशन ऑफ लव जो दर्द अली ने झेला था ना, उसे दिखता है वो अपनी ही सिचुएशन में कहीं न कहीं फ़ेस करना पड़ता है। तो उसके बाद वो क्लर्क को बुलाता है एंड बाय कोइंसिडेंस वही क्लर्क आता है, जिस क्लर्क को अली ने पैसे दिए थे। फिर जो पोस्टमास्टर होता है वो क्लर्क से कहता है कि वो जो बूढ़ा आदमी आता था ना, उस आदमी के लिए एक लेटर आया है, तुम उसे बुला के उसको जल्दी से जल्दी उसके बारे में पता करवाओ, मुझे उससे मिलना है। तो वो क्लर्क कहता है कि अच्छा ठीक है मैं पता करवाता हूँ। अब अगले दिन क्या होता है, रात को 3 बजे ही पोस्टमास्टर आके बैठ जाता है, मतलब 4 बजे के करीब अली आ जाता है। तो वो वेट कर रहा होता है कि अली आएगा 4 बजे, फिर मैं उसे अपने हाथों से लेटर दूँगा, उसे सॉरी बोलूँगा। अब ऐसे ही टाइम बीतता है, वो रियलाइज़ेशन में बैठा होता है, 5 बजते हैं, कोई अंदर गेट से एंट्री लेता है, फिर जाके उसे जो पोस्टमास्टर है वो लेटर देता है और उससे कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे समझ आ गया कि बेटी का लेटर का वेट करने का दर्द क्या होता है। मैं तो ऐसे जब वो जाके कह रहा होता है, उसी टाइम वहाँ पे क्लर्क वो जो लक्ष्मीदास था ना वो आता है और वो कहता है पोस्टमास्टर से कि आप ये क्या कर रहे हो? आप किससे बात कर रहे हो? तो जो पोस्टमास्टर होता है वो कहता है ये देखो ये अली, मैं इनसे बात कर रहा था। फिर वो लेटर गिरा हुआ होता है और पता चलता है कि वहाँ कोई अली आया ही नहीं था। पोस्टमास्टर अपनी ही इमेजिनरी वर्ल्ड में काइंड ऑफ वो होता है, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जब आप किसी का बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो एंड यू फील लाइक कि वो आ गया है, मतलब ठीक है, ऐसा मूवीज़ में भी देखा होगा तुमने। तो मतलब फिर लक्ष्मीदास उसे सारी बात बताता है कि देखो हुआ ये था कि 3 महीने पहले अली आया था और अली इज़ नो मोर, अली अब नहीं है और अली ने मेरे को 5 सिक्के दिए थे सोने के और मेरे से कहा था कि जब उसकी बेटी का लेटर आए तो उसकी ग्रेव पे वो रखाए। तो ऐसा सुनने के बाद फिर पोस्टमास्टर को बहुत बुरा लगता है, उसे रियलाइज़ेशन होता है कि उसने सही नहीं किया, बट फिर शाम को ही अली
कि ग्रेव पे पोस्टमास्टर और क्लर्क जाता है, वहाँ पे उसका लेटर रख देता है। उसके बाद स्टोरी के एंडिंग में यही दिखाया गया है कि एक्चुअली लेटर जो पोस्टमास्टर की बेटी का लेटर होता है वो लास्ट तक भी नहीं आता है और वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ परेशान हो रहा होता है। तो ये जो कहानी है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल और बहुत कनेक्टिव कहानी है। इस कहानी में ना मोरल वैल्यूज़, इंसान के रिश्तों के बारे में बताया गया है। लव, सेपरेशन, एक बाप बेटी का प्यार, इस चीज़ को दिखाया गया है। पेशेंस, टॉलरेंस, यही पूरी कहानी की थीम थी। और कहीं न कहीं सारी बात जानते हुए भी एक्सेप्ट करना चीज़ों को, और बाद में लास्ट में रिग्रेट, और ये सारी चीज़ें इस कहानी में दिखाई गई हैं। कहानी इज़ बाय धूमाकेतु, आई थिंक मैंने बता दिया था बट स्टिल। तो ये चैप्टर 3 हमारा फिनिश होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। आई होप समझ आ गया होगा ये भी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है शेडी प्लॉट बाय एलसी ब्राउन। अब इस चैप्टर ना ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसमें भूतों की कहानी काइंड ऑफ है, तो मज़ा आएगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो नैरेटर है उसका नाम है, मतलब जो कहानी लिख रहा है, तो एक आदमी है, उसका नाम है जॉन हेलॉक। वो एक राइटर है, मतलब इस कहानी का राइटर वो नहीं है, बट वो एज सच कहानियाँ लिखता है, स्टोरीज़ लिखता है। तो जो नैरेटर होता है उसे ना एक गोस्ट स्टोरी लिखने के लिए ऑफ़र आता है, घोस्ट स्टोरी लिखने के लिए। अब जो हमारा इसमें दिखाया गया है नैरेटर, उसे एज़ सच घोस्ट स्टोरीज़ लिखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बट एक्चुअली हर बार क्या होता है, जब भी वो घोस्ट स्टोरी लिखने बैठता है ना, तो उसकी घोस्ट स्टोरीज़ जो हैं वो सबको पसंद आती हैं। वो इतनी क्रिएटिव घोस्ट स्टोरी लिख रहा है, चाहे उसे कोई आइडिया भी ना हो उसके दिमाग में, बट वो जैसे ही बैठेगा तो अपने आप ही वो कैसे भी ना एक बहुत अच्छी स्टोरी लिख देगा। तो एक जो मैगज़ीन जो उसकी प्रिंट करती है, एक मैगज़ीन कंपनी, उसी के जो हेड होता है वो दोबारा इससे कहते हैं, मतलब एक्चुअली ही वाज़ ओनली वन जो इसकी नैरेटर की मैगज़ीन्स में स्टोरीज़ को प्रिंट करते थे। तो ना उसे घोस्ट स्टोरी लिखने में ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, बट बिकॉज़ लोगों को पसंद आती हैं उसकी स्टोरीज़ और वो बहुत आसानी से लिख लेता है, एंड ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू पे फॉर मतलब उसे पेमेंट मिलेगी इसके लिए, तो वो मान जाता है घोस्ट स्टोरी लिखने के लिए। बट एक्चुअली इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि क्या वो खुद से लिख रहा था, तो वो उसका एज़ सच कोई, वो खुद से बहुत इंटरेस्टेड नहीं था, बट क्योंकि वो लिख लेता है, उसे ओवर कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैं लिख लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसकी जो स्टोरीज़ थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती थी, इन रियलिटी लोग बहुत पसंद करते थे, पॉपुलर जाती थी हमेशा, और एकदम क्रिएटिव सी होती थी और लोग वेट करते थे ऐसी घोस्ट स्टोरीज़ का। अब होता क्या है, अब दोबारा से जब उसे ऑफ़र आता है, मतलब एक घोस्ट स्टोरी के लिखने के लिए, तो बैठ जाता है, जो नैरेटर है वो अपनी टेबल पे जाके बैठता है। वो बहुत देर बैठा रहता है, मतलब वो पेंसिल से लिखने का ट्राई कर रहा होता है, बट इस बार होता क्या है, उसे कोई स्टोरी समझ ही नहीं आ रही होती है। वैसे क्या होता है कि उसे अपने आप ही दिमाग में स्टोरी बन जाती है, वो लिख देता है। अब वो बैठता है, फिर उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या लिखूँ। फिर बीच में वो सोचने लगता है कि मेरी वाइफ़ तो शॉपिंग पे जाके मेरा कितना खर्चा कराती है, मतलब ना वो टॉपिक से हट के सारी की फालतू चीज़ें, जैसे अभी तुम कर रहे हो पढ़ाई से हट के सारे के सारे फालतू काम कर रहे हो, वो वही बात है कि वो मैगज़ीन में पढ़ने से, वो मैगज़ीन लिखने के अलावा सारी चीज़ें सोचता है, वहाँ बैठा रहता है। 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं। उसके बाद ना फिर एकदम क्या होता है, वो सोचता है कि मैं आज स्टोरी क्यों नहीं लिख पा रहा? वैसे तो मैं हर बार लिख देता हूँ। तो जब वो ऐसा सोचता है, उसके बाद क्या होता है, धीरे से अंधेरा-सा होने लगता है। फिर पता है जैसे मूवीज़ में होता है, पहले एक पैर आगे आया, फिर दूसरा पैर, फिर एक हाथ, फिर दूसरा हाथ, फिर धीरे-धीरे बॉडी, फिर गर्दन, फिर एक एक भूत सामने आती है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। एक भूत जिसका नाम है हेलेन, घोस्ट, वो सामने आती है। पार्ट बाय पार्ट एक कार्टून या मूवी की तरह वो सामने आ जाती है। फिर जैसे ही वो सामने आती है, वो ना बहुत गुस्सा करती है कि तुमने किस टाइम मेरे को बुलाया है अपनी मदद के लिए, तो मतलब एकदम से उस पे चढ़ जाती है, जैसे कि भाई साहब एकदम भूत से पहले तो ऑब्वियसली वो थोड़ा शॉक हो जाता है, बट इतना डरता नहीं है, वो उसे समझ नहीं आ रहा होता है हो क्या रहा है। बट फिर हेलेन आके सारी बात उसे बताती है। जो हेलेन होती है वो बताती है अब जॉन को कि तुम्हें इस टाइम पे मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत है? तो जॉन कहता है मैंने तुम्हें कब बुलाया? तो हेलेन कहती है कि तुम ये जो इतनी देर से कह रहे हो कि मैं स्टोरी क्यों नहीं लिख पा रहा, तो हमेशा अब जब वो हेलेन एक नई बात बताती है कि तुम अभी तक जो स्टोरीज़ लिख रहे हो ना, उन स्टोरीज़ के आइडियाज़ मैं तुम्हें देती थी। तो जॉन थोड़ा समझ नहीं आता, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, फिर वो पूछता है कि कैसे, मतलब। तो हेलेन बताती है कि मैं अपनी लाइफ़ में, प्रीवियस लाइफ़ में मैं एक राइटर थी, और मेरी तरह ही जो राइटर जो लोग जो घोस्ट अपनी प्रीवियस लाइफ़ में राइटर थे, हम लोगों ने मिलके एक
एक द राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो बनाया है, तुम जैसे राइटर्स की हेल्प करने के लिए, जो सिचुएशंस हमने फेस करी जिससे कोई और राइटर वो सिचुएशन ना फेस करे, इसलिए हम लोग आके तुम्हें घोस्ट स्टोरीज़ के बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ देते हैं। और जो तुम्हारे दिमाग में एकदम से क्रिएटिव स्टोरी लिखने का आइडिया आता है ना, वो सब हमारी ही देन है। फिर एकदम से वो होता है ना, चंदे से जो टूटा कोई सपना, मतलब लाइक नैरेटर एकदम से उसका ओवर कॉन्फिडेंस टूट जाता है, जो उसे बहुत भरोसा था कि मैं लिखने बैठूँगा भाई, मेरे को आ जाएगा लिखना। तो फिर उसे समझ आता है कि अच्छा ये बात है। तब उसे पता चलता है कि ऐसी, मतलब हेलेन के आइडियाज़ थे वो सब। बट उसके बाद जो हेलेन होती है वो उसे एक बात कहती है। हेलेन बताती है कि एक ouija बोर्ड है, ouija बोर्ड, उस बोर्ड से मतलब लाइक काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें चलती हैं ना कि इससे आप भूतों से कनेक्ट हो सकते हो। तो उसमें वो कहते हैं कि ये रियल है। वो कहते हैं कि मेरे सारे दोस्त और हमारे ग्रुप के जो सब मेंबर्स हैं, वो लोग अब ouija बोर्ड को इतना यूज़ कर रहे हैं, उससे हम घोस्ट को बुलाते हैं और हमारे साथ गेम जो खेलते हैं। ouija बोर्ड बेसिकली एक गेम है, एक बोर्ड होता है जिससे ये लोग घोस्ट से बात कर सकते हैं, काइंड ऑफ दैट। तो वो बताती है कि इसका स्टॉप, तुम ouija बोर्ड को स्टॉप करवाओ, इसको आस-पास मत खेलने देना किसी को, क्योंकि इसकी वजह से अब हम लोग पूरे दिन बिज़ी रहते हैं, बहुत थक जाते हैं। फिर तुम जैसे राइटर्स को आइडियाज़ देने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हम लोग इतने बिज़ी रहते हैं। तो अब हम थक चुके हैं लोगों की बातें सुन-सुन के। ouija बोर्ड अब लोग इतना यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने आस-पास ouija बोर्ड को यूज़ नहीं होने देना, ठीक है? तो वो कह देता है जॉन, ठीक है कि मैं नहीं आने दूँगा, ओके, ओके, मतलब इनकी डील हो जाती है। हेलेन उसे बताती है कि अब तुम ट्राई करो कि तुम्हारे आस-पास ouija बोर्ड ना हो, और तुम ये चीज़ें प्रिंट कराओ जिससे ouija बोर्ड लोग कम यूज़ करें। जिससे हम लोग ना इतने बिज़ी ना रहें। उसके बाद जैसे ही हेलेन जाती है, उसकी बीवी की एंट्री होती है, लवीनिया। लवीनिया आके अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं ना एक ouija बोर्ड लेकर आई हूँ मार्केट से, अब हम लोग ना इस ouija बोर्ड से गेम खेलेंगे। तो ना जैसे ही वो ये बात सुनता है ना, क्या कहते हैं, जॉन, वो बड़ा ही नाराज़ सा हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, नहीं, हम इससे नहीं खेलेंगे, ये चीज़ सही नहीं है, ये वो फलाना-ढिकाना। मतलब क्योंकि एक्चुअली उससे हेलेन ने मना करा था, और अब वो अगर खुद ही जाके ouija बोर्ड से खेलेगा, हेलेन ने तो कहा था दूसरों से नहीं खेलने देना, तो वो एक धोखा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी बीवी जो है, ऑब्वियसली बीवी के आगे किसी की नहीं चलती। तो वो लवीनिया नहीं मानती। लवीनिया कहती है नहीं, इसकी पार्टी होगी, हम अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाएँगे, फिर हम ouija बोर्ड से भूतों से बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले दिन जब नैरेटर अपने घर वापस आता है, तो उसकी जो मेड है ग्लेडोलिया, वो बताती है नैरेटर को कि आपकी बीवी ने एक ouija बोर्ड पार्टी आज दिन में ऑर्गेनाइज़ करी है, नीचे हॉल में, और सब लोग वहाँ पे आएँगे। तो आप जाके कपड़े चेंज कर लो, एक सूटेबल अटायर पहन लो जिससे कि पार्टी के लिए ठीक लगे। ये आपकी वाइफ़ ने मेरे को बताने को कहा था। और एक्चुअली ना वहाँ पे सारे गेस्ट अपने आप पहुँच चुके थे, और उन जो गेस्ट्स हैं उनमें से ज़्यादातर लवीनियाज़ बुक क्लब के मेंबर्स एल्डरली वुमेन्स थी, और सब लोग ना पेयर में बैठे थे इन फ्रंट ऑफ ईच पेयर, मतलब 2 लोग आगे 2 लोग पीछे, और बीच में एक बोर्ड जैसे चेस टाइप का होता है ना, वो एक ऐसा ही बोर्ड था, ठीक है। अब सब लोग पेयर में बैठे थे। एज़ एक फ्रेंड है लवीनिया की ही, लॉरा हिंकल, उनकी जो पार्टनर है वो नहीं आए थे, तो नैरेटर से कहा गया कि आप उनके साथ बैठ जाओ। अब जो लॉरा हिंकल थी ना, वो बड़ी फ्लर्टी टाइप की वूमेन थी, मतलब लाइक अट्रैक्ट करना, अपने टाइप अटेंशन लेना, काइंड ऑफ। तो जो नैरेटर था वो नहीं चाहता था उनके साथ बैठना, क्योंकि उन्हें जो लॉरा हिंकल है उनका ये फ्लर्टिश बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है। बट एज़ उनकी बीवी के कहने पे उन्हें उनके साथ बैठना पड़ा, उनके पेयर में बैठना पड़ा। अब नैरेटर अंदर ही अंदर डर तो रहा था, क्योंकि हेलेन ने उसे वार्न करा था, बट क्या कर सकते हैं। अब ouija बोर्ड का ये जो गेम शुरू होगा, ये शुरू हुआ। सबसे पहले स्टार्टिंग करने को इन्हीं लोगों से कहा गया, लॉरा और क्या कहते हैं, जॉन से। अब जब इन लोगों ने गेम को स्टार्ट किया, तो बोर्ड से वर्ड स्पेल्ड हुआ TRAITOR, ट्रेटर। ट्रेटर मतलब धोखेबाज, सबसे पहले तो राइटर को लगा ये जो काम है ये लॉरा हिंकल कर रही हैं, बट एक्चुअली वो बोर्ड से ही स्पेल्ड हुआ था। और जब ये बात सबने सुनी, तो उन लोगों ने बोर्ड से दोबारा पूछा कि व्हाट डज इट मीन। उसके बाद वो जो स्पिरिट थी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ एज हेलेन, और उसके बाद सब कपल्स जो बैठे थे उन्होंने ये बात कही कि हाँ, हमें हेलेन से सिग्नल्स मिल रहे हैं इस ouija बोर्ड के थ्रू। उसके बाद जब ये सारी बात हुई, तो मतलब हेलेन ने जब इसको जॉन को धोखेबाज कहा, तो एक्चुअली इसकी जो बीवी थी बड़ी शर्म से और गुस्से से अपने हस्बैंड को देखा, जॉन को। जॉन ने ट्राई करा चीज़ों को समझाने का, बट किसी ने सच सुना नहीं, सब गुस्से में थे। तो बड़े ही गुस्से में और डाउटफुल बिहेवियर में लॉरा वहाँ से चली जाती है, और नैरेटर भी वहाँ से चला जाता है। लवीनिया जो होती है वो गेस्ट रूम में सोती है इस रात को।
नेक्स्ट मॉर्निंग वो आके अपने हस्बैंड को, मतलब वो ट्रॉली बैग लेके आ रही होती है, वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ, और अब जो बात होगी जॉन से, वो जो उनकी बीवी है लवीनिया, लवीनिया का लॉयर बात करेगा। अब जॉन एकदम शांति से बैठा होता है अपने कमरे में, बड़ा सैड सा कि ये सब क्या हो गया, लाइक दैट। फिर तभी वो जो गोस्ट होती है ना हेलेन, वो सामने आती है, एंड वो हेलेन आके मतलब उस राइटर से कहती है कि तुम्हारी जो बीवी है वो ना आउजा बोर्ड को आग लगा रही है। तो जॉन कहता है कि अच्छा ओके, क्योंकि वो एक्चुअली ऐसा, ग्लेडोलिया जो उसकी मेड है ना, वो ऐसा कर रही होती है, क्योंकि ऐसा उससे लवीनिया ने कहा था कि जहाँ पे ऐसी स्पिरिट से ये लोग बात वगैरह करते हैं, तो ऐसी चीज़, ऐसी ब्लैक मैजिक वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, तो वो ऐसा करते हैं। तो हेलेन आके कहती है कि तुमने वैसे मेरे साथ सही नहीं किया, मैंने तुम्हें समझाया था। फिर जॉन बात को समझाने की कोशिश करता है कि देखो मेरी बीवी की लेकर आई थी, मैं कुछ नहीं कर सकता, और तुमने बिल्कुल सही नहीं किया, मेरी बीवी घर छोड़ के आ रही है। मतलब वो अपना गुस्सा जो है ना, वो हेलेन पे निकाल ही रहा होता है। उसके बाद उसे अपनी बीवी के कदमों की आवाज़ आती है। एक्चुअली जो लवीनिया है वो अपनी जॉब भी छोड़ देती है, ऐसा ग्लेडोलिया बताती है जॉन को। और जब उसकी बीवी एक नॉर्मल कोट में एक कैप के साथ आती है, जब वो कहीं ऑब्वियसली ट्रैवलिंग पे जाती है, तब वो ये ऐसे कपड़े पहनती है, एक ट्रॉली बैग के साथ वो आती है नीचे फ्लोर पे। और जब वो आ रही होती है, पता चल जाता है जॉन को कि उसकी बीवी आ रही है, तो वो ट्राई करता है हेलेन से कहने का, वो हेलेन से कहता है तुम जाओ यहाँ से। मतलब वो ऐसा इसलिए चाहता था क्योंकि जिससे उसकी बीवी ना डर ना जाए। उसको लग रहा था कि अगर लवीनिया घोस्ट हेलेन से मिलेगी तो वो डर जाएगी, और शायद वो बेहोश भी हो जाए, शी फेंट ऑफ, तो इसलिए वो नहीं चाहता था। बट हेलेन मतलब एकदम एक बार में नहीं सुनती, और उस इतने ही जब तक ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, लवीनिया आ जाती है सीन में, वो एंट्री ले लेती है, और जो जॉन होता है वो ट्राई करता है हेलेन को छुपाने का अपने पीछे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। लवीनिया आती है और उसे कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने घर, लेकिन जब ट्राई कर रहा होता है ना जॉन उसे छुपाने का, तो लवीनिया कहती है तुम किसे छुपाने का ट्राई कर रहे हो। तभी वो देखती है कि वहाँ पे तो एक भूत है, हेलेन। और जब वो ये देखती है कि ये तो भूत थी, हेलेन इन रियलिटी में कोई लड़की नहीं है, कोई लेडी नहीं है, और जो जॉन है उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा किसी लेडी के साथ। वो बहुत खुश होती है और आके अपने हस्बैंड को हग कर लेती है। मतलब एक्चुअली बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस उसे पता चलता है कि उसका पति बिल्कुल शरीफ है, ऐसा कुछ भी वो गलत शक कर रही थी। और जैसा ना जॉन ने सोचा था कि उसकी बीवी डर जाएगी भूत को देख के, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लवीनिया माफ़ कर देती है अपने हस्बैंड को, और जो जॉन है उसे हेलेन नया आइडिया दे देती है राइटिंग के लिए। एंड हियर वेयर द स्टोरी एंड्स। स्टोरी वैसे बड़ी है, बट मैंने बहुत ही कम टाइम में समझा दिया है मेन मेन। अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए तो ऑब्वियसली कमेंट ही करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं खैर नहीं बता सकती। बट हाँ, यहाँ पे स्टोरी फिनिश हो जाती है, काफ़ी ठीक ठाक सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टोरी। ओके, देखो इसमें मैंने ऑलमोस्ट 3-4 चैप्टर कवर कर दिए हैं, अब रह रहा है पटोल बाबू एंड वर्चुअली ट्रू, इसके अलावा पोम सेक्शन। तो अगर ये सारी चीज़ों की भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना नीचे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। टारगेट फ़िलहाल के लिए तो 1000 रख लेते हैं, अगर तुमने इतना कर दिया तो मैं बहुत जल्द से जल्द ट्राई करूँगी, कल में मैं पोम और फ़िक्शन के भी सब कंप्लीट कर दूँ और ड्रामा भी डाल दूँ। तो अगर चाहिए कल तक वीडियोज़ तो या फॉर श्योर कमेंट कर देना, कैसा लगा बताना। जज मत करना भाई, मैं भी बच्ची हूँ, ठीक है? ओके बाय, टेक केयर।